हेलो बच्चों, मैं कपिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जिसका नाम है उजास करियर इंस्टीट्यूट। बेटा, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था आप लोगों से कि 23 मार्च से हम लोग क्लासेस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए JEE और नीट की। तो बेटा आज 23 मार्च है और आज का दिन हमने क्यों चूज किया ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। शायद आप लोगों को पता होगा 23 मार्च 1931 को हमारे भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी और इस दिन को आज हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो बेटा ये जो 23 मार्च है ये बहुत ही स्पेशल डेट भी है। तो हम शुरू करेंगे हमारी जेई की क्लासेस। अब ये सवाल आता है कि सर ये जो कोर्स है या ये क्लासेस हैं ये किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2027 मतलब 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए ये क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव हैं। क्लास 11th के लिए भी आप लोगों को जल्द ही मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। जो बच्चे 2028 में जेई का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी मैं जल्दी ही केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर आने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास। 12th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो पेन पेपर निकाल लीजिए बेटा, मस्ती के साथ पढ़ेंगे विदाउट एनी टेंशन। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट मिलने वाला है। अब इसका मतलब क्या होता है कंप्लीट का? कंप्लीट का मतलब है आपको जेई की क्लासेस, नीट की क्लासेस, जेई में भी सिर्फ मेंस लेवल नहीं है, अप टू एडवांस लेवल तक हम लोग कंप्लीट आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, नीट की क्लासेस हो गई, साथ में आप लोगों को जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं भारत के किसी भी कोने में बैठकर घर बैठ के, वो बच्चे इन क्लासेस को देखकर भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा ये चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का। बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा, और ये मानकर चलना जेई और नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। और मेंस लेवल और नीट, देखो नीट का जो लेवल है वो अपग्रेड हो चुका है और अभी हमने जेई का जनवरी अटेम्प्ट देखा बेटा, बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस के लेवल जो है वो बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो या बोर्ड लेवल में पढ़ के आप लोग ये सपना देख रहे हो कि आप जेई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। आपको एक अच्छे लेवल का कंटेंट सॉल्व करना पड़ेगा और वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, नोट पेन पेपर निकालकर बैठिए। आपको नोट्स बनाने, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने कहानियों की तरह मेरे को सुन लिया और आपको चीजें याद रह जाएंगी। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लोगों को पेन पेपर लेकर बैठना है। टीचर जो बता रहा है, जितना बता रहा है, आपको वो प्रॉपर नोट करना है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो चीजों को मेमोराइज करते हो, आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। और अगर आप सिर्फ कहानियों की तरह देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई वीडियो चल रही है, मूवी चल रही है और आपने उसको देखा, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद चीजों को भूल जाओगे। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूं इसी चैनल पर आप लोगों को जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली बने रहना है। ठीक है, चलो बेटा, तो क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में? आज क्या लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 जो है किसी भी चैप्टर का बहुत बेसिक होता है। तो आप ये सोचोगे कि सर आज आपने तो कहा था कि हम अप टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, पर आपने तो अभी हमें बेसिक्स बताया। तो बेटा किसी भी चैप्टर का जो वेरी फर्स्ट लेक्चर होता है वो बहुत बेसिक होता है और मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, जीरो भी नहीं, माइनस से उठाऊंगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आप ऐसे बैठिए जैसे कि सर बिल्कुल कोरा कागज हो, आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए हमें क्या करना है गुरुजी, और उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक्स, कोशिश करेंगे ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर लें। नहीं हो पाएंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन किसे कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है ना, कितने तरह के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस को किन किन बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है ना। और उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानते कैसे हैं, क्या सिर्फ एक ही पैरामीटर है सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचानना, या अलग अलग एग्जांपल्स के लिए हम क्या कंडीशन या क्या क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और उसके बाद ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसको मेजर करोगे। अब मेजर कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत यूज है। बेसिकली विदाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम ये मान लो चल ही नहीं सकते।
यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी भी चीज में हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पता होना जरूरी है ना। और इंडस्ट्रियल लेवल पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज डेली लाइफ के एग्जांपल से अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, आपके अगर आपको मैं जनरली बोलूं कि बेटा सोचो सॉल्यूशन के बारे में कि क्या है सॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा कि सर किन्हीं भी दो तीन चीजों को मिक्स कर दो सॉल्यूशन बन जाएगा। बट क्या ऐसा है? सवाल ये है कि क्या ऐसा है? आप जो दो चीजों को तीन चीजों को मिक्स करके बोलोगे कि सर कुछ तो मिक्स करके ले आए और हम इसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन की एक जनरल डेफिनेशन या एक पर्टिकुलर या जो डेफिनेशन है वो क्या है? सॉल्यूशन इज इट इज अ होमोजीनियस, देखो ये वर्ड पे अंडरलाइन करो, क्या है क्यों है इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूं ना। इट इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड अपने आप में ही डिफाइन करता है इस डेफिनेशन को। विदाउट होमोजीनियस वर्ड यूज किए हुए अगर आप इस डेफिनेशन को लिख के आओगे सर कोई सेंस नहीं है, डेफिनेशन ही रॉन्ग है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज को मिलाने पर होमोजीनियसली जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को देने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए। या ऑल्टरनेटिव जो डेफिनेशन दी जाती है, अब मैं ये तो थी डेली लाइफ की डेफिनेशन, अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म से बात करूं कि भाई अगर सर मुझे जनरली डिफाइन करना हो केमिस्ट्री में कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहां से आए, किन चीजों को सॉल्यूट बोला जा रहा है, किन चीजों को सॉल्वेंट बोला जा रहा है, तो हम देखेंगे। तो अल्टरनेटिवली इसकी एक और डेफिनेशन दी जाती है कि सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस द सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर मींस व्हाट? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। बस बेटा ये दो लाइनें लिखी थी, अब इसके बाद आप इधर देखिए, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सर होमोजीनियस मिक्सचर सबसे बढ़िया एग्जांपल देखेंगे बेटा, आप लोगों ने लेमनेड का नाम सुना होगा। अभी तो समर का टाइम चल रहा है, समर का टाइम चल रहा है, नींबू पानी शिकंजी जिसको आप बोलते हो, है ना। सर लेमनेड क्या एक सॉल्यूशन है या एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का? हाँ, अगर आप चेक करोगे सबसे पहले ये तो पता करो कि लेमनेड होता क्या है। तो सर नींबू पानी होता है, और नींबू पानी में क्या क्या चाहिए होता है हमें? सर वाटर, उसके बाद हमें लेमन जूस, प्लस साथ में कुछ लोग मीठा पीते हैं तो शुगर डालते हैं, कुछ लोग सॉल्टी पीते हैं तो सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैं मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं, और ये है हमारा वाटर। अगर मैं इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सॉल्यूशन को स्टर करना है, मिक्सचर को स्टर करना है ना। इनको मिक्स करने के बाद क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये सॉल्यूशन है? देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियसली मिक्स होंगे टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। नाउ हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? सर लेमन जूस एक कंपोनेंट काउंट होगा, शुगर अनदर कंपोनेंट, एंड वाटर इज आल्सो अनदर कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर देखे जाएं या सब्सटेंस देखे जाएं तो देयर विल बी 3। तो हो गए दो से ज्यादा, बहुत बढ़िया। तो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। सर नॉन रिएक्टिंग क्यों बोल रहे हो? इसका एग्जांपल या इसकी बात मैं करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड्स में, क्योंकि जब हम गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे ना, गैसियस मिक्सचर क्या सॉल्यूशंस होते हैं? हाँ, अब बोलोगे हाँ सर गैसियस मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं, बट क्या सभी गैसियस मिक्सचर सॉल्यूशन हो जाएंगे? मतलब अगर मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दूं तो क्या वो सॉल्यूशन बना लेंगे? बेटा वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन बोलोगे। अगर N2 को H2 के साथ मिक्स कर दिया तो वो तो अमोनिया बना लेगा, और अगर अमोनिया फॉर्म हो गया तो फिर हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके सामने कि सर लेमन जूस प्लस शुगर प्लस वाटर, और क्या ये एग्जांपल हमारा सॉल्यूशन का है? होमोजीनियसली मिक्स है। हाँ कैसे? सर इसमें क्या होता है, पता कैसे करें, है ना, पता कैसे करें कि सर ये सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियसली मिक्स हुआ है? सबसे बढ़िया देखो, जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए ना वो पूरे सॉल्यूशन की सेम होनी चाहिए। मतलब आप जब ऊपर से टेस्ट करोगे लेमनेड को, एक सिप पियोगे या आप लास्ट सिप पियोगे, टेस्ट सेम होना चाहिए। टेस्ट के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी रही, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने डाले हैं इसके, वो पूरे सॉल्यूशन पे अच्छे से डिस्पर्स्ड हो गए, अच्छे से फैल गए, उसको हम लोग बोल रहे हैं
होमोजीनियसली मिक्स हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए। नाउ सेकंड आता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्स हो गया। कंपोजिशन, पूरे सॉल्यूशन की कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ग्लास मैंने लेमनेड बनाया और उसको दूसरे हाफ हाफ कर दिया। अब मैं बोलूं इस हाफ ग्लास की जो टेस्ट है और इस हाफ ग्लास का जो टेस्ट है वो दोनों का अलग अलग होगा, नहीं। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करूं या कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो दोनों सेम होंगी। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा पहला एग्जांपल से। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है ना, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने सुना होगा दूसरा एग्जांपल। अच्छा ये बताना, सैंड प्लस वाटर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, चलो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल देते हैं, सैंड प्लस वाटर, क्या सैंड प्लस वाटर आपका होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे? पहली चीज तो सैंड तो बेटा सॉल्युबल ही नहीं होती। सैंड के पार्टिकल्स थोड़े हैवी पार्टिकल्स हैं, दैट इज नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर और दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और जो पानी में सॉल्युबल होगा ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे वो, तो सर ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। अब आप सोचो, आप लोगों ने जो पहली माइंड में आपकी डेफिनेशन आई थी, क्या आई थी? सर दो चीजों को मिक्स कर दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। किन्हीं भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके सॉल्यूशन नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट है होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए। तो होमोजीनियस के बारे में क्या कहानी है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है गुरुजी, थर्ड वाला कोई भी और एक एग्जांपल दे दिया। देखो बेटा एक आयनिक वाला ले लेते हैं। जैसे सपोज करो सॉल्टी वाटर बनाते हैं ना, सॉल्टी वाटर कैसे बनाओगे? मैंने वाटर ले लिया और उसमें मैंने NaCl डाल दिया। जैसे ही मैंने NaCl को डाला, NaCl वाटर में जाएगा, अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और NaCl जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस और इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। मतलब NaCl प्लस वाटर, जिसको हम बोल रहे हैं, इस सॉल्यूशन का नाम है सॉल्टी वाटर। तो अगर मैं बोलूं क्या ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है? बहुत बढ़िया, ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये भी NaCl जो है वो यूनिफॉर्मली या होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, तो ये दो तीन एग्जांपल है, हम देख सकते हैं। और भी एग्जांपल आपको लिक्विड के लेने। देखो अच्छा एक चीज और सुनो, जब सॉल्यूशन में बना रहा हूं तो मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं कि सर कंपोनेंट्स हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं। अब कंपोनेंट्स में तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। मतलब सॉलिड को सॉलिड के साथ मिला दो, सॉलिड को लिक्विड के साथ मिला दिया, लिक्विड को मिला दिया, गैस को मिला दिया, गैस लिक्विड को गैस को। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं सैंड प्लस वाटर, खैर ये तो एग्जांपल ही नहीं है सॉल्यूशन का, बट अगर यहां पर देखोगे NaCl दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, सॉलिड लिक्विड वाला सॉल्यूशन होगा। ये रूल नहीं बनाना है आपको, कंडीशन क्या है वो चेक करो। सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए, है ना। तो वो सॉलिड कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट की मिक्सिंग हो सकती है, या फिर मैं आप लोगों को बोलूं ऑयल प्लस वाटर। क्या ऑयल प्लस वाटर क्या ये मिक्स होते हैं? ये नहीं होंगे मिक्स। और अगर ये मिक्स नहीं होंगे इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर्स आर ऑलवेज कॉल्ड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? यस और नो? बेटा पेन पेपर लेके बैठना, नोट करने हैं आप लोगों को, सब चीजें नोट करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, 4 एग्जांपल हो गया। 4 एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअल मीनिंग क्या है सॉल्यूशन का, ठीक है। आगे चलते, ये डेफिनेशन है, आप इसको पता कर सकते हो क्योंकि जेई और नीट में तो नहीं पूछा जाएगा, बट जो बच्चे बोर्ड वाले हैं वो इस डेफिनेशन को ही लिख कर आएंगे। अगर इसके अलावा कुछ और लिखते हैं, अगर होमोजीनियस वर्ड यूज नहीं करते हैं तो मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात का, वो गलत है डेफिनेशन, ठीक है बेटा। चलो, तो सर आप समराइज करोगे अगर इसको ओवरऑल कि भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, तो बेटा मैं अब लिखने जा रहा हूं, वो काम का है, वो है आपके काम का कि जो हमें याद रखना है। सॉल्यूशन, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, है ना, इसको आप बिल्कुल बॉक्स में पैक करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी डरना नहीं है, सॉल्यूट मैंने नहीं बताया, सॉल्वेंट अभी नहीं बताया, बाकी हैं बहुत सारी चीजें, अभी आप ये लिख लो। इंपॉर्टेंट चीजें क्या, ये सिंबल, ये जो आपने लिखा है गुरुजी सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या ये सही लिखा है? देखो जनरली मैं अगर बात करूं तो ऐसा लिख दिया जाता है, बट द एक्चुअल मीनिंग इज कि ये रिवर्सिबल का साइन मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, तब जब मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूंगा, है ना। आने वाले लेक्चर्स में सॉल्युबिलिटी देखेंगे, तब हम इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। राइट नाउ अभी आप ये लिख सकते हो, और आपको ये याद भी रखना है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। माइंड में आ गया होगा, क्योंकि इस पूरी स्लाइड में 2 टर्म है जो आपके सामने आई, अगेन नहीं, क्या सर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वेट करिए, ठीक है बेटा।
तो ये कहानी है, ये एग्जांपल्स थे सॉल्यूशन के। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई कितने तरह के सॉल्यूशंस हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं या हमें देखने हैं। पहली चीज, या सॉल्यूशंस को किन किन बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। जैसे अगर हम बात करें कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है गुरुजी? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि एक सॉल्यूशन में हाउ मेनी कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस आर देयर, मतलब एक सॉल्यूशन कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑक्यूपाई करता है या रखता है, कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस उसके पास हैं, उसी को बोल रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब सपोज करो पानी में, वाटर में NaCl डाला, तो वाटर एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, सेकंड NaCl सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, तो पूरे सॉल्यूशन में दो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। तो जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसके बेसिस पर हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रहे हैं फर्स्ट में। तो देखना बेटा, मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वी आर क्लासिफाइंग दिस सॉल्यूशन into different parts. First is, if number of constituents are 2, if number of constituent are 2, then we can say it is called binary solution. It is called binary solution. Yes, अब binary solution की definition बनाओगे, क्या मतलब है binary solution का? मतलब है a solution which consists only two constituent or which consists of टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे ही आपने सॉल्यूशन बोला माइंड में आएगा गुरुजी सॉल्यूशन का मतलब तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अभी बताया मैंने लास्ट स्लाइड में, सॉल्यूशन का मतलब क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सर इन दो कंपोनेंट्स में से कोई एक सॉल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा। दो वाले में तो बच्चा इजीली बता पाता है, क्योंकि भाई दो को अगर आप डिवाइड करोगे तो वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। लेकिन कहानी थोड़ी सी यहां से अलग होती है जब आप बोलते हो if number of constituents are 3, अगर number of constituents are 3 then solution is called ternary solution। बेटा क्या बोलेंगे? ternary solution। Similarly अगर मैं आगे जाता हूं, if number of constituents are 4 then it is called quaternary solution। सर ऐसे तो हम कितने भी बना सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैंने कहा मना किया है, इसलिए हम डैश 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 करके लिखते हैं इस कहानी को। ठीक है, पर सवाल यह है गुरुजी कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मतलब आपने हमें अभी अभी बताया, सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नाउ दो कंपोनेंट्स हैं तो पक्की बात है एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। अभी मैंने ये नहीं बताया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं। जब आप फर्स्ट स्लाइड को देख रहे थे तो आपको टॉपिक में दिखा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बाकी है। अभी मैं बस ये लिख रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2 है, और आप कह सकते हो अगर आपका सॉल्यूशन बाइनरी है, इट मींस इट विल बी हैविंग 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें पक्की बात है द वन विल बी सॉल्यूट एंड अदर वन विल बी सॉल्वेंट। नाउ टर्नरी सॉल्यूशन, अब आता है मजा बच्चों को। टर्नरी सॉल्यूशन में सर ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट, है ना। अब आ रहा होगा माइंड में गुरुजी कितने हम सॉल्यूट कंसीडर करें, कितने हम सॉल्वेंट। तो पॉसिबल केसेस बच्चा क्या बनाएगा गुरुजी? 1 सॉल्यूट 2 सॉल्वेंट, या फिर 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। अब ऐसा मत करना 1.5 सॉल्यूट 1.5 सॉल्वेंट, है ना, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं ना। जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बातें करते हैं मतलब हम लोग इंटीजर मतलब होल नंबर के बारे में बात करते हैं, भाई पूरी कंप्लीट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो भैया बताओ इन दोनों में से फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या सही है? देखो बेटा याद रखना, सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है, एक ही सॉल्वेंट होता है पूरे सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी मोर देन 1 बट नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। कैसे डिटरमाइन करोगे? वेट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पहचानना भी बाकी है, आएगा अभी इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, वेट करिए। बट आपको जो पता रखना है वो क्या पता रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होंगे। सॉल्यूट कैन बी मोर देन 1, यानी ये नीचे वाली कहानी सही हो गई, ऊपर वाली कहानी गलत हो गई। क्लियर है बेटा? अब ये वाला आप इजीली गैस कर पाओगे। क्वाटरनरी का मतलब क्या हो गया? क्वाटरनरी का मतलब क्या हो गया? अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं क्वाटरनरी में भाई सॉल्यूशन का मतलब तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितने, तो अब आप इजीली बताओगे सर सॉल्वेंट आपने हमको कह दिया कि सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, और क्वाटरनरी में
नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 4 हैं, इसका मतलब जितने भी बचे हुए होंगे वो सब सॉल्यूट में काउंट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या सर हमें इतने तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने? देखो बेटा, जो जेई के सिलेबस में है, एनसीईआरटी जो लिखती है वो कहती है कि हमें मैक्सिमम चीजें पढ़नी है बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब हम पे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के बारे में बात करना है। थोड़ा बहुत हम टर्नरी तक जाएंगे, क्वाटरनरी और उसके आगे की कहानी हमें नहीं देखनी है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो ये स्लाइड खत्म हो गई। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर अगर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 2 है तो इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर 3 इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली फॉर क्वाटरनरी इफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर 4। यस और नो? बहुत बढ़िया, नोट कर लेना बेटा सभी लोग। पॉज कर रहा हूं, पॉज करो अपनी वीडियो को और इसको नोट करो। चलो, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट देखना बेटा, इंपॉर्टेंट, ये चीज क्या लेके आए गुरुजी? ये है, देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा था स्टार्टिंग जब करी थी लेक्चर की, मैंने क्या कहा था, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पर सब दूंगा आपको। जेई मेंस मिलेगा, जेई एडवांस का लेवल मिलेगा, नीट लेवल मिलेगा, और जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत फायदेमंद है। आप सिर्फ जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो, भाई साइंस पढ़ रहे हो आप लोग, तो साइंस को आप एक्सप्लोर भी करते हो, आप कोशिश करते हो कि हमें थोड़ा अच्छी चीजें जानने को मिले। तो जब आप अच्छी चीजें जानने को के लिए देखोगे तो आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट इज, किसके बेसिस पर मैं सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर रहा हूं? इंपॉर्टेंट, अगेन अंडरलाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। सर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट तो पता कर लिए, पर कॉन्स्टिट्यूएंट में फेजेस, कॉन्स्टिट्यूएंट के फेजेस, मतलब सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर रहे हो, सॉलिड लिक्विड को कर रहे हो, लिक्विड सॉलिड को कर रहे हो, गैस को, तो बेटा फेजेस आपको पता है 3 होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। और अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखो यहां पर भी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी का मैंने उठाया हुआ है इसलिए ताकि आप रिलेट कर पाओ चीजों को। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि गुरुजी आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएंगे, बट रूट्स जो है हमारे एनसीईआरटी हैं, इसको नहीं छोड़ना है। सीबीएसई कहती है एनसीईआरटी और एनटीए भी यही कहता है, रूट्स को पकड़ के रखना है, और रूट से एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जो भी लाइंस होंगी, क्यों? क्योंकि इस बार का जो पैटर्न अगर आप देख पाते हो, जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट का अगर आपने पैटर्न देखा हो, एनसीईआरटी की लाइंस जो होती हैं वो लाइंस डायरेक्टली पिक हुई हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। अब जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनको जनरली आदत क्या होती है, वो क्वेश्चंस को, वो न्यूमेरिकल्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट थ्योरी पोर्शन जो आता है उसमें रह जाते हैं, कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, जो थोड़े अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो रैंकर्स बच्चे हैं वो तो कंप्लीट पढ़ते हैं, बट जो सिर्फ ये है कि भाई हमें क्वेश्चंस लगाने, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लगाने, वो न्यूमेरिकल्स में हो सकता है अच्छे हो, बट उनका वीक पार्ट हो जाता है थ्योरी। जो बच्चे से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी तो पढ़ लेते, तो उनका थ्योरी पार्ट हो जाता है, बट न्यूमेरिकल पार्ट रह जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ में थ्योरी स्टेटमेंट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। एक एक स्टेटमेंट छोटे छोटे चीजों पे चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर की कंडीशन बदलते ही चीजें बदल जाती है ना? तो सोचो वो भी कैसे आपको पता रखनी है, वो सब आएगा डिटेल में आएगा, है ना? बढ़ो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता कर लिया सर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में सर सॉल्यूट सॉल्वेंट को हमने क्लासिफाई कर लिया कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 होंगे जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। इफ टर्नरी सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 होंगे जिसमें 2 सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 होंगे जिसमें 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेजेस क्या होंगी उनके बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया है। अब दिमाग में आ रहा है कि क्या, देखो देखो बहुत बढ़िया सिंपल कहानी है ना? सिंपल, बिल्कुल सिंपल कहानी है बेटा। अगर मैं यहीं से लिखता हूं आप लोगों को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखना बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या क्या फेज में हो सकता है? सर पॉसिबल है, तीनों फेज हो सकती हैं, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस फेज हो सकती है। सॉल्वेंट के लिए भी 3 फेजेस हो सकती हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस फेज हो सकती है। अब मेरे को पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 3 को 3 के साथ मिक्स करोगे तो मतलब 3/3 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस और सॉल्यूशन जो है 9 पॉसिबल सॉल्यूशन है। मतलब मैं जब सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर दूं, सॉलिड लिक्विड को कर दूं, सॉलिड गैस को कर दूं, लिक्विड सॉलिड को कर दूं, लिक्विड लिक्विड को कर दूं, लिक्विड गैस को कर दूं, गैस सॉलिड को कर दूं, गैस लिक्विड को कर दूं, गैस गैस को। अच्छा मजेदार कहानी, बच्चे के दिमाग में आया होगा, सर इस गैस को इस गैस के साथ मिक्स करो,
इस गैस को इस गैस के साथ मिक्स करो, क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, वो बताऊंगा। जनरली जो डेफिनेशन है क्या है? द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड और इज कंसिडर्ड एज सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज इन मोर अमाउंट इज जनरली इट इज सेड सॉल्वेंट, है ना? तो ऐसा नहीं है, मैंने यहां जो लिखा है वही के चीजें आप पता करिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सॉल्यूट के लिए लिखा है, ये सॉल्वेंट के। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 9, तो टोटल 9 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये उसके एग्जांपल्स है जो आपको दे रखे। अच्छा, हमें क्या सारे 9 तरह के पढ़ने? नहीं, इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, और चैप्टर को थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं, ये है लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है मतलब हमें सॉल्वेंट फिक्स करना है, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट फिक्स करना है, लिक्विड होगा। तो सर सॉल्यूट, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट आपका गैस हो सकता है। सॉल्यूट मतलब, इसका मतलब क्या हो गया सर? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखने वाले, यस, सॉल्युबिलिटी टॉपिक में आने वाला है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन, ये फिक्स है, ये फिक्स है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम ये 3 केसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट हमारा फिक्स रखेंगे हम लोग, लिक्विड होगा, और वी विल ट्राई टू चेंज दिस सॉल्यूट की फेजेस, अलग अलग देखेंगे, अलग अलग सिनेरियोस देखने वाले, ठीक है। तो बेटा ये जो कहानी है ये आपको एक बार एनसीईआरटी को रेफर करना है, मैं इसलिए लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ताकि आप इन टेबल्स को ना छोड़ें। ये टेबल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक, इनमें ये टेबल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनऑर्गेनिक में तो बेटा टेबल के डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आप, हाँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब आप जेई से लड़ तो पाओगे नहीं कि सर हमें तो ये बताया जाता है कि ये तो रटना थोड़ी है, जेई में याद थोड़ी करते हैं, लेकिन एनटीए तो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी देती है। बिल्कुल देती है बेटा, जो एनसीईआरटी ने लिख दिया वो सब सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू एनटीए, और जो नहीं भी लिखा है वो भी वो दे देते हैं, ठीक है। तो एनटीए के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। चलो बेटा, तो गैसियस सॉल्यूशन में हो गया। गैसियस सॉल्यूशन, देखो मैंने क्या बोला, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट क्या था? लिक्विड। तो गैसियस सॉल्यूशन मतलब आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? गैस। उसमें अलग अलग कंडीशन देखो, सॉल्यूट क्या हो गया? गैस भी हो गई, लिक्विड भी हो गई, सॉलिड भी हो गई। ये एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल्स आप पता कर सकते हो। ये एग्जांपल जब आप खुद से देखोगे, खुद से पढ़ोगे भी, तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हो तब आपका सॉल्वेंट जो है बेटा वो लिक्विड हो गया। तो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगेन 3 सॉल्यूट हो सकते हैं। 3 सॉल्यूट मतलब 3 डिफरेंट फेज के सॉल्यूट हो सकते हैं, गैसियस फेज, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। और जब आप बात करोगे किसके बारे में? गैस के बारे में, सॉलिड सॉल्वेंट जब आपका सॉलिड होगा मतलब सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, तब आप बोलोगे गैस सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड सॉलिड में। पर मैंने आपको बता दिया हम लोग जो मैक्सिमम बात करेंगे या हम जो बात करेंगे चैप्टर में वो है लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन को ही माइंड में रखना है, बाकी चीजों को साइड कर दो। बस ये एग्जांपल है, इनको आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, अ सॉल्यूशन इज सिंगल फेज सिस्टम एंड द कंपोनेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही तो बताया अभी मैंने आपको, सिंगल फेज सिस्टम। जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो एक ही फेज में बनेगा, मतलब या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, क्लियर। और कंपोनेंट्स जो हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, ये रहे पॉसिबल 9 केसेस। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। आप सिर्फ सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए बेटा, नोट्स जरूरी हैं, नोट्स बहुत जरूरी हैं। मैं जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे गुरुजी एक ही बात बोला करते थे बेटा कि नोट्स बनाओ। जब आप क्लास में बैठ के नोट्स बनाओगे तो आप कॉन्शियसली प्रेजेंट रहोगे, आप समझ पाओगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं और कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप इस लेक्चर को कहानियों की तरह देखोगे, आपने आज सुना, मैं गारंटी से कह सकता हूं बेटा 2 घंटे बाद आपको भी चीजें नहीं याद रहेंगी, पूरी तरह से याद नहीं रहेंगी। बट अगर आप उसको लिखते हो तो एटलीस्ट ये तो रहता है कि हमने हाथों से कुछ लिखा है। फिर उसके बाद रिवीजन, रिवीजन तो बहुत जरूरी है, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। कैसे करना है रिवीजन स्ट्रेटेजी भी मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। देखो कहीं नहीं जाना, मैं अगेन एक ही बात पे बोल रहा हूं बार बार, कहीं नहीं जाना, इस चैनल पे सब मिलेगा, बट कंटिन्यूअसली आपको जुड़े रहना है। टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, प्लस टेस्ट पेपर्स हैं। अब अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऊजास की क्लासेस यूट्यूब पर है, प्लस साथ में बेटा हमारी एप्लीकेशन पर भी क्लासेस आने वाली है। बहुत जल्दी मैं इसका अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोगों को कि हमारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन और iOS की एप्लीकेशन भी बन रही है, और वो जल्दी बन जाएगी।
साथ में वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट रेडी है, लॉन्चिंग बाकी है, तो उसकी हम लॉन्चिंग जल्दी कर देंगे। तो आप लोगों को सब कुछ यही मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, सर एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, है ना। तो आप टाइम टू टाइम चीजों को देखोगे, ठीक है बेटा। चलो फिलहाल बैक टू दी टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे, गुरुजी यही तो था, आप बार बार कह रहे हो सॉल्यूट सॉल्वेंट, पर पहचाने कैसे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट? ये रहा, इससे पहचानेंगे। इससे मतलब मैं जो बताने वाला हूं उस चीज को सुनना। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में दो कहानी है। अगेन देखो, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, the substance which is in less amount is called solute, the substance which is in more amount is called solvent। क्या ये कहानी पूरी तरह से सही है? क्या ये लाइन पूरी तरह से सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये सही है, पर पूरी तरह से सही है। अगर सही होता तो बेटा मैं ये दो में पार्टी में डिवाइड करके नहीं लाता, फिर मैं भी एक लाइन लिखता कि द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, पार्शियली एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब क्या सही है? हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचाने? किसी भी सॉल्यूशन में देखो, तो मैंने क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट मेथड। अमाउंट मेथड का मतलब है कि हम लोग जनरली जो बात करेंगे वो मास के टर्म्स में बात करेंगे, भाई मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होगा, या जो कंपोनेंट्स आप मिक्स कर रहे हो या जो कॉन्स्टिट्यूएंट आप मिक्स कर रहे हो उनमें मास के बेसिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, बट वो किसके लिए है देखते हैं। और दूसरा मैंने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ फेज मेथड। फेज मेथड मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज और बनने वाले सॉल्यूशन के फेज से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सॉल्यूट होने वाला है और कौन सॉल्वेंट होने वाला है। ठीक है, चलो फिलहाल एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, तब उसके बारे में थ्योरी बताऊंगा। पहले मैं एग्जांपल से थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता हूं और उसके बाद क्लियर भी करूंगा, ठीक है। तो देखेंगे, देखो बेटा आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मेरे ध्यान से सुना मेरी बात। ये एग्जांपल तो आप लोगों को बस ही बहुत अच्छा से रिलेट कर पाओगे, सुनना जरा ध्यान से। मैंने लिया हुआ बेटा 60 ml वाटर, 60 ml वाटर है और लेट सपोज उसमें मैंने बोल दिया 30 ml इथाइल अल्कोहल ले लिया और इथेनॉल ले लिया और अल्कोहल ले लिया, ठीक है। मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करो, बढ़िया आराम से शेक करेंगे, स्टर करेंगे, सॉल्यूशन होमोजेनियसली मिक्स होगा। जब मैं बोल रहा हूं ये सॉल्यूशन है, मतलब आपको सोचना नहीं है, आपको नहीं सोचना है कि अब ये होमोजेनियसली मिक्स हो गया, और जैसे ही सॉल्यूशन बोला मतलब माइंड में आएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। तो देखो बेटा जनरली क्या बोला जाता है, देखो ये दोनों की फेस चेक करो, दोनों की क्या चेक करोगे आप? फेज चेक करोगे। अगर दोनों का सेम फेज है तो आप चेक कर लो बेटा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट में कैसे बोलेंगे? द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। The substance which is in less amount is called solute, the substance which is in more amount is called solvent। रुक जाओ, मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, है ना, आपके दिमाग में भी वही चीजें आ रही हैं, मुझे पता है। गुरुजी इस केस को उल्टा कर दो, इस केस को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 30 ml वाटर कर देते हैं और 60 ml इथाइल अल्कोहल कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा? एक चीज बता दी, अगर दोनों सेम फेज में है तो द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अल्कोहल को वाटर में डाल रहे हैं या वाटर को अल्कोहल में डाल रहे हो, ठीक है ना। अच्छे से मिक्स करना है, स्टर करना है सॉल्यूशन को, ठीक है। चलो भाई, तो इसी में बता देता हूं सेकंड केस, अगर आपको यहीं पे थोड़ा सा रिलेट करना है तो आप यहां पे रिलेट कर लो बेटा। देखो है ना, अगर इस कहानी को उल्टा केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। केस 2 क्या है कि अगर इसको मैं बोलता हूं 60 ml इथाइल अल्कोहल, 30 ml वाटर, तो जो अब अमाउंट में कम है उसको आप बोलोगे सॉल्यूट हो जाएगा, और जो अमाउंट में ज्यादा है वो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। मुझे पता है आपके दिमाग में फिर तीसरा केस बना होगा, सर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, अब क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए दिमाग में। देखो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर बेटा सोचने की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार जगह कर लेते हैं, है ना। मैं एक काम करता हूं, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। केस 3, केस 3 क्या है? मैंने बोला 60 ml वाटर और 60 ml अल्कोहल, सॉरी 60 ml अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, है ना।
अब बताओ गुरुजी हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा? ध्यान से सुनना, अब हम फंस गए हैं तो सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए गुरुजी। तो बेटा कुछ नहीं है, वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये क्यों किया जाता है? वैसे तो इसका जो लॉजिक और रीजन है वो ये दिया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81 है ना, तो ये सेकंड हाईएस्ट है, तो ये हम बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 81 है, और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी आप बोलते हो। तो जब पानी वाला केस होगा तब आप, जब दोनों सेम होंगे लिक्विड फेज में है, तब आप बोलोगे वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं वापस से हमारे दूसरे वाले इस पे। दूसरा वाला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फेज मेथड। फेज मेथड क्या है बेटा? सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं आप सबसे पहले तो एग्जांपल से ही कंफ्यूज करूंगा ना, ये वाला इजी होता है, ये वाला तो अमाउंट वाला तो मेथड क्या है? जो अमाउंट में कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अगर दोनों सेम है, दोनों सेम अमाउंट में है, तो वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दिक्कत आती है इस वाले में, फेज वाले में। कैसे? देखो जरा ध्यान से। आप लोगों ने चाशनी का नाम सुना? चाशनी, अरे इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई बात नहीं, शुगर सिरप। शुगर सिरप, गुरुजी शुगर सिरप बनती कैसे, ये तो पता होगा आप लोगों को। शुगर सिरप जो है बेसिकली आपको पता है भैया, सीधी सी बात है, शुगर सिरप का मतलब है चाशनी, और चाशनी थोड़ी सी थिक भी होती है, डिपेंड करता है एक्चुअली अमाउंट कैसे लेना है ना। गाढ़ी चाशनी बनानी है तो आपको सॉल्यूट मतलब शुगर ज्यादा लेनी पड़ेगी, वाटर का अमाउंट कम रखना पड़ेगा। भाई नीचे से हीट तो करना ही पड़ेगा ना, आपको गर्म तो करना पड़ेगा, तभी शुगर मेल्ट होगी। ठीक है। दूसरा, कई बार बच्चे मतलब जो चाशनी होती है वो थोड़ी कम गाढ़ी होती है, कम गाढ़ी होती है तो उसमें जो अमाउंट है वाटर का वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। पर हम सबको ही बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गाढ़ी चाशनी के बारे में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा अगर आपने लेट सपोज 500 ml ले लिया वाटर, या 100 ml वाटर ले लिया, और उसमें मैंने लेट सपोज 200 ग्राम शुगर ऐड कर दी, जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 200 ग्राम शुगर ले लिया और 100 ml मैंने वाटर ले लिया, और हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया गाढ़ी चाशनी बना ली। अब आपको पता है शुगर जो है वो सॉलिड फेज में है, वाटर आपका लिक्विड फेज में है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट फेज में। यहां क्या थी कहानी? अल्कोहल वाटर सेम फेज में है, सेम फेज में है, अमाउंट मेथड लगाओ, साइड में निकल जाओ, बच जाओगे। लेकिन अगर डिफरेंट फेज में है तो रुक जाओ। रुक जाओ मतलब कैसे? देखो जरा ध्यान से बेटा, ये मैंने बहुत टिपिकल एग्जांपल लिया, बट ऐसे एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जनरली लिक्विड सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर में पढ़ ही लिक्विड रहे हो ना, लिक्विड सॉल्यूशन ही नाम है चैप्टर का। पर मैंने ये जानबूझ के लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर कर दूं मैं। देखना जरा ध्यान से, 100 ml वाटर में 200 ग्राम शुगर ऐड की। शुगर जो है वो दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फेज, वाटर जो है ये लिक्विड फेज में। अच्छा सुनो, कैसे डिसाइड करेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बोला है कि भाई बनने वाला सॉल्यूशन चेक करो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो चाशनी है, शुगर सिरप है। सर जो शुगर सिरप है, जो शुगर सिरप है उसका फेस चेक करो। चाशनी कैसी होती है? सॉलिड होती है क्या? अब आप बोलोगे सर हाँ गाढ़ी तो होती है। अरे पर होती तो लिक्विड है, होती तो लिक्विड है ना। तो बस फेज क्या है? लिक्विड। तो जो सॉल्यूशन का फेज है, जो सॉल्यूशन का फेज है, सॉल्वेंट का फेज भी वही होना चाहिए। मतलब सॉल्वेंट वो होगा जिसका फेज लिक्विड होगा। क्या बोला? जो सॉल्वेंट वो होगा जिसका फेज लिक्विड होगा। किसका फेज कहां है? इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में किसका फेज लिक्विड है? अब बोलोगे सर वाटर का, तो वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। अब शुगर यहां पर आपकी क्या हो जाएगी? शुगर यहां पर क्या हो जाएगी आपकी? सॉल्यूट। अब पूरी कहानी बदल गई। अब बच्चों का दिमाग घूमने लगता है कि गुरुजी अभी अभी तो आपने बताया था जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। पानी यहां पर कम अमाउंट में था तो ये तो सॉल्यूट होना चाहिए था। यही बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी ने जो लिखा वो पार्शियली लिखा हुआ। अब आपको पूरी कहानी क्लियर है। ये देखो बेटा, ये सेम फेज में है तो ये कहानी चल सकती है, बट अगर डिफरेंट फेज में आए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। एक्चुअली डिसाइड कैसे किया जाता है? डिसाइड किया जाता है सॉल्यूशन के फेज से। सॉल्यूशन का फेज एंड सॉल्वेंट का फेज सेम होना चाहिए। नोट्स में नोट डालकर अंडरलाइन करके कैसे भी लिख लो, पर इस बात को लिख लो। कैसे? सॉल्वेंट का जो फेज होगा दैट शुड बी
सेम एज द फेज ऑफ सॉल्यूशन। उस बात से आप डिसाइड करोगे, और एक पता लग गया सॉल्वेंट तो बाकी तो सॉल्यूशन सॉल्यूट होगा। ठीक है, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। चलो तो जल्दी से पॉज करके वीडियो इस कहानी को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये तो केस थी, ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी मसाला ये क्या है गुरुजी? देखो बेटा, मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं, मैं बार बार वही चीजें आ रही है, मैं कह रहा हूं आप लोगों से एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करूंगा, कहीं नहीं जाना, यहीं से सब हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आप लोगों को यहीं शो कर दूंगा, यहीं दिखा दूंगा, यहीं आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी में जब आप इस चैप्टर को ओपन करोगे तो पहले ही पेज पे 3rd 4th लाइन से ये लाइंस लिखी हुई हैं। और ये जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, जरूरी नहीं है जेईई नीट में आए, बट अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं ना। जो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली ये सब चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाएगा जर्मन सिल्वर क्या होता है, तो भाई पता है हमको, मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर किसका कॉम्पोजिशन होता है, तो बोलोगे कॉपर जिंक एंड निकल। आपसे बोला जाए ब्रास क्या है, तो कॉपर एंड जिंक। आपसे बोला जाएगा ब्रॉन्ज क्या है, तो बोलोगे कॉपर एंड टिन, है ना। तो ये चीजें पता रखनी है आप लोगों को, ये याद रखने वाला है। जो एनसीईआरटी में जो मसाला नाम से चीजें आए, मतलब आपको ये याद रखना है। ठीक है, 4th पॉइंट पढ़ो, 1 पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन से डरना नहीं है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, अलग इसकी कहानी है, मैं बताऊंगा आगे आएगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फर्स्ट पेज पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ पीपीएम और पीपीवी, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो वेट करिए ना। ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके कैविटी। हाँ, अगर सॉल्यूशन में 1 ppm का सॉल्यूशन है तो ये बहुत बढ़िया चीज है हमारे लिए। हाँ, कैविटी को रोकता है, प्रिवेंट्स। बट अगर यही 1.5 हो गया, तो अगर यही 1.5 हो गया तो टूथ बिकम मोटल एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस। मतलब अगर आपने ये 1.5, अब देखो कितना जरूरी है इंडस्ट्रियल लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। 1 ppm बहुत अच्छी चीज है, 1.5 ppm खराब चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1.5 ppm वाला अगर आप कुछ भी यूज करते हो फ्लोराइड आयंस वाला, तो बेटा आपके टीथ को खराब करेगा। ये आपके येलोइश हो जाएंगे, है ना, धब्बे लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज रेट पॉइजन, है ना, चूहे को मारने के लिए, चूहे के जहर की दवाई के लिए हम लोग ये बनाते हैं। हम लोग नहीं, इंडस्ट्रीज में जो बनता है मार्केट में, वो बता रहा हूं। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से। तो बेटा ये जस्ट एक डेटा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस स्लाइड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है समझाने वाला, आपको याद रखना है। वो डेटा आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या मैंने एनसीईआरटी दिखा दिया, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पॉज करो और इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो जिसका हमें था इंतजार, है ना, मतलब एक्चुअली में आप लोग 12th क्लास में हो, ठीक है, और ये जो चीज मैं बता रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये बेसिकली 11th क्लास में भी बताई जाती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, जैसे आप लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, स्ट्रेंथ, पीपीएम, पीपीवी, इन सब के नाम सुने। ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ही पार्ट है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बनाया गया, और जब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बनाया गया तो उनको कैसे मेजर करते हैं या क्या कंडीशंस रही हैं उनको हम देखते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बहुत सिंपल, बढ़िया, बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, छोड़ो केमिस्ट्री, कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, तो मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द रेशो किसका रेशो, द रेशो ऑफ व्हाट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं बोलूं कि सर कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द रेशो ऑफ व्हाट, सुनना जरा ध्यान से, रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, नीचे भी क्या लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ समथिंग। अभी मैं क्लियर करूंगा बेटा, 1 by 1 क्लियर करूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, सुनते जाओ। अमाउंट ऑफ समथिंग और अमाउंट ऑफ समथिंग, ये समथिंग में क्या आएगा, इस समथिंग में आएगा फिक्स है सॉल्यूट, इस समथिंग में मैंने फिक्स कर दिया क्या आएगा, सॉल्यूट। अमाउंट क्या क्या हो सकते हैं, अब अमाउंट क्या क्या लेना देखना जरा ध्यान से। आप मास ले सकते हो, आप मोल्स ले सकते हो, आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ले सकते हो। बेटा ये सब चीजें 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप ले सकते हो, आप लोग वॉल्यूम में ले सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में ले सकते हो, है ना। तो क्या क्या है मैं लिख देता हूं, मोल्स, हम मास ले सकते हैं,
हम वॉल्यूम ले सकते हैं, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। नीचे बोलो, नीचे क्या है, ये वाला अमाउंट क्या है, ये वाला अमाउंट भी देखो जो मेजर कर सकते हैं हम लोग मोल्स के टर्म्स में ले सकते हैं, मास के टर्म्स में ले सकते हैं, हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर सकते हैं। यस, ये समथिंग, दिस समथिंग इज व्हाट, दिस समथिंग कैन बी ईदर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कब सॉल्वेंट लेना है, कब सॉल्यूशन लेना है, मैं बताऊंगा आपको। अब देखो बेटा, अब थोड़ी सी देर के लिए रिकॉल करते हैं मोलैरिटी को। आप लोग बोलोगे, आप लोग क्या करोगे, याद करोगे कि सर मोलैरिटी का फॉर्मूला तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आ तो गया सामने, लिखा तो है, पढ़ो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। बन गई मोलैरिटी की डेफिनेशन। याद नहीं करना, ये अकेली चीज जो है ये सब समझा देगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी में लेते क्या है, मोलैरिटी में क्या लेते हैं, नॉर्मेलिटी में क्या लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ व्हाट, दो सब्सटेंस, दो चीजों का रेशियो है। नीचे हम क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अमाउंट ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं सर, जो रिक्वायरमेंट है। अगर उसने मोलैरिटी बोली है तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे, उसने बोला है अपना मोलैलिटी तो हम मास लेंगे सॉल्वेंट का केजी में, मोल फ्रैक्शन है तो हम मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे, टोटल मोल्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाएंगे और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज है अलग अलग इंडस्ट्रीज लेवल पे। कैसे, देखो एक एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से होगा, आप लोगों ने देखी होगी अल्कोहल। अल्कोहल की बोतल पे लिखा होता है, जैसे किसी भी बोतल पे ले सकता है, ऐसा नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई ऐसा लिखा होता है जैसे 8% VYV। ये क्या है, ये क्या बताता है आपको, 8% VYV समथिंग समथिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई उन्होंने ये बोला है कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ना, इसको, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया है VYV में, और ये पर्टिकुलर परसेंटेज VYV अपना एक सिग्निफिकेंस रखता है। क्या रखता है वो तो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। 8% VYV कुछ तो बताता है ना, क्या बताता है, ये बोलेगा 8 ml इथाइल अल्कोहल, अगर इथाइल अल्कोहल है तो 8 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो मतलब 100 ml में, हर 100 ml में 8 ml अल्कोहल होगी। तो क्या सिर्फ 100 ml बनेगी सॉल्यूशन, क्या सिर्फ 100 ml बनेगा, नहीं, 1000 ml, 10,000 ml, मतलब लीटर में करें 10 लीटर, 1000 लीटर तक बनती है, पर रेशियो सेम होगा। यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर दी ताकि टेस्ट सेम रहे, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे, होमोजीनियसली मिक्स हो जाए सॉल्यूशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डरना नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप क्लास 11 में पढ़ते हो, बट मैं यहां पर इसको 2 से 3 लेक्चर में समराइज करूंगा विद एग्जांपल। हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, जेई के इस साल के भी करेंगे और लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज भी मैं आपको यहां करवाऊंगा। तब आप देखोगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इजी, जिससे आप डरते थे बचपन में, बचपन मतलब 11th क्लास। क्लियर है? चलिए बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द रेशियो, रेशियो व्हाट, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग अपॉन अमाउंट ऑफ समथिंग। और अमाउंट में आप मोल्स, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हो, किसके, सॉल्यूट के। नीचे आप आते हो तो नीचे याद रखना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है। सॉल्वेंट आप एक ही केस में लेते हो, दैट इज इन केस ऑफ मोलैलिटी, जनरली आपका सॉल्यूशन चलेगा, ठीक है। और अमाउंट में ये मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। चलो बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिफाइन करते हैं फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अलग अलग। बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कुछ 9-10 है, कोशिश करते हैं 3-4 तो हम कवर करें आज, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी, सबसे पहले देख लेते हैं सिंबल क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। और क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड और प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब यहां पर वॉल्यूम आ गया और यहां पर अमाउंट में मोल्स आ गए। तो मैंने अभी बताया ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट में क्या लोगे, मोल्स भी ले सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला बन गया गुरुजी, हमने खुद ने बना लिया फॉर्मूला। मोलैरिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक ही बात है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये बेटा बॉक्स में बंद करके दिल और दिमाग में छाप लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम आता है, बहुत सारी जगह काम आता है ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये बेसिकली एक पूरी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट, ये समझ लो बैकबोन है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड करना है, ठीक है। आजकल तो बेटा ऑर्गेनिक में भी फिजिकल के क्वेश्चंस आने, इनऑर्गेनिक को भी मिक्स करने लगा। जेई का लेवल बढ़िया हो गया है, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, एडवांस तो है ही है, पर पहले जो एनटीए देती थी जेई मेंस के पेपर वो लास्ट ईयर के और इस साल, लास्ट ईयर को भी छोड़ दो, इस साल तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया है कंडीशंस को, ठीक है। पढ़ो बेटा। तो मोलैरिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी मोलैरिटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स को डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एन से, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने एमएल किया है कोई बात नहीं बेटा, बस एक कहानी याद रखनी है, और वो कहानी मैंने आप लोगों के लिए लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये चीजें बेटा दोनों फॉर्मुलेस को याद रखेंगे। नाउ आती है सेकंड चीज, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होती है मोल्स पर लीटर लिखते हैं, और लिखा होता है एम, कैपिटल एम। हाँ बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते, जैसे मैंने लिखा हुआ एक सॉल्यूशन है दैट इज हैविंग 5m, मतलब मोलैरिटी 5 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कई बच्चे मेरे पास आते हैं, है ना, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मेरे को ये बोलते हैं बच्चे कि गुरुजी ये कहां से, अरे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है भाई मोलैरिटी इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है मोलैरिटी दे रखी है उसने 5, एम कोई अननोन नहीं है, मोलैरिटी इक्वल्स टू 5। इसकी कहानी को मैंने लिख भी दिया है, देखो ये लिखा हुआ 0.25 m का मतलब क्या है, 0.25 m सॉल्यूशन का मतलब ऑफ NaOH का मतलब है 0.25 मोल्स NaOH के जो डिसॉल्व किए गए 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के 0.25 मोल्स है, वही तो मोलैरिटी देगा आपको 0.25। नई बात पता तो फॉर्मूले में रख लो, मोलैरिटी निकालनी है तो 0.25 मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, वो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो आप रीड करना सीखो, अगर आपके सामने ये चीज कभी भी लिखी आ जाए ना 0.25, ये जैसे एक नंबर है, कुछ भी नंबर आ सकता है आगे, 0.25 मोलर अगर लिखा हो तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि, आप बोलोगे नहीं मतलब आप समझोगे उस कहानी को कि 0.25 मोलर का मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर NaOH सॉल्यूट है, प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। इस कहानी को, इस लाइन को इंपॉर्टेंट करके रखना, क्यों, क्योंकि मैं इसी पे खेलूंगा अभी मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा गुरुजी थ्योरी पढ़ा रहे हो, बहुत मजा नहीं आ रहा, अभी वेट, फर्स्ट लेक्चर है, यही करेंगे और सब करेंगे, और फिर आप बोलोगे गुरुजी थोड़ा सा दया करो, है ना, हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के भी, ठीक है ना, आपको मजा आने वाला है। चलो बेटा, तो ये कहानी थी मोलैरिटी के बारे में। अच्छा इसमें एक चीज ऐड ऑन कर देता हूं, है ना, टेम्परेचर के कंडीशन को भी ऐड कर देता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर चेंज करने से, क्या टेम्परेचर चेंज करने से क्या मोलैरिटी की टर्म चेंज होती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। यस बेटा, इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर को चेंज करने से मोलैरिटी चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि मोलैरिटी की टर्म्स में वॉल्यूम आता है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। तो अगर कोई बोले कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलैरिटी, बोलो यस करती है। ऐसा क्वेश्चन नीट जेई पूछ चुका है, 3-4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसने दी थी और बोला था कि बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी, बताओ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जहां वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जहां वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इजी क्वेश्चन था, पर आप पता भी तो होना चाहिए ना। तो अगर वॉल्यूम है, तो मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बट मोलैरिटी में ऐसा नहीं है, मोल फ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम है ही नहीं, परसेंटेज वेट बाई वेट में वॉल्यूम नहीं है, वहां भी ऐसा नहीं है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। क्लियर है। चलो बेटा, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ एग्जाम्पल गुरुजी, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एनसीईआरटी देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी हैं, प्लस जेई के मेंस के भी है, और एडवांस के भी एग्जाम, सब यही कराएंगे, है ना। प्लस साथ में मैं क्या क्या करूंगा, किसी भी चैप्टर के जब मुझे लगेगा कि यार इतना इनफ हो गया है कि मैं एक 10 क्वेश्चन की पीपीटी या स्लाइड ऐड करके लेके आऊं, ताकि आप उसको पॉज करो, 10 क्वेश्चन नोट करो, घर बैठ के आप उसको सॉल्व करो, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस यही हो जाएगी। ठीक है, आपको लेक्चर मिल गया, कंप्लीट लेक्चर तैयार हो जाएगा, प्रैक्टिस भी मिल जाएगी क्वेश्चंस की। एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिएगा तो आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। 450 ml, देखो बेटा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप पढ़ के खुद खत्म कर दोगे। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया, कैपिटल M, क्या बोलो सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पर आप जो लिखते हो वो तो स्टैंडर्ड है ना, फॉर्मूले को आप लिखते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। चलो भाई सॉल्व करते हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, NaOH के मोल्स। अरे इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन देन नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय given mass of substance by molar mass. Now you can easily calculate the molar mass of NaOH, that is 23 plus 1 plus 16, that is 40. क्लियर है बेटा? तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे 5 by 40 that is the number of moles of solute divided by volume of solution. बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, सॉल्वेंट का नहीं, अभी फंसोगे नेक्स्ट एग्जांपल में। 450 ml सॉल्यूशन, 450 मल्टीप्लाई बाय 1000, बस यही है बेटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ी बहुत मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, ठीक है। 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, कट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो हो जाएगा 1/8 और ये 1/8 इंटू 450 और ये 1000। बस बेटा अब इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं करूंगा, आपको करनी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका ही रहेगा, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है। और एक चीज और बता दूं, जेई अब रूठ गया है, मेंस की बात कर रहा हूं, एनटीए वाले पहले क्या करते थे, वो देते थे नंबर्स, ऐसे देते थे, कोशिश करते थे कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। अब वो नंबर में भी खेल रहे हैं, मतलब वो लेंदी कैलकुलेशन भी आ रही है। ये बात हम मैथ्स के लिए किया करते थे कि सर मैथ्स का पेपर लेंदी आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते थे 45 मिनट्स में, इवन 35-40 मिनट्स में केमिस्ट्री करते थे, 45 मिनट्स फिजिक्स के लिए रखते थे और फिर एक सवा घंटे में मैथ सॉल्व करते थे। बट बेटा अब ऐसा हुआ ही नहीं। अगर आप चेक करोगे इस बार के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक घंटे लायक की थी। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, टॉपर्स के लिए वो 2-5% बच्चे होते हैं, 2%, उसकी कहानी अलग है। बट जब अगर आप एवरेज बात करोगे तो एक घंटे में सॉल्व होने लायक पेपर थे वो, इवन 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जा रहा था। कैलकुलेटिव भी थे, कोर कॉन्सेप्ट भी पूछे गए थे। इस चक्कर में मैथ्स जो तो ऑलरेडी लेंदी आता था, तो वो वैसे, और मैथ्स का तो वैसे भी खौफ होता है बच्चों में, भाई मैथ्स के पेपर तो वैसे ही लेंदी आ रहे थे लास्ट ईयर से, तो ओवरऑल पेपर, इसी चक्कर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ गिरी है इस बार 99 पीआर पे। अगर आप लास्ट 2025 की कट ऑफ चेक करोगे तो 2025 में 99 पीआर के लिए अराउंड 180-185 मार्क्स जरूरी होते थे, 185 प्लस। बट ये वाली कहां, इस साल जो है 165 मार्क्स पे ही 99 पीआर देखने को मिली। तो देखो 20-25 मार्क्स का डिफरेंस आया, और वो आना भी था क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ा। ठीक है बेटा, चलो हम भी अपना लेवल बढ़ाएंगे टाइम के साथ। ये कैलकुलेशन है बेटा, इसको आप इजीली कर पाओगे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं था, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था। ठीक है, हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया हुआ है, मैं आपको मानकर चल रहा हूं 0 पे खड़े हो, 0 पर मेरे साथ चलोगे आगे तक जाएंगे। जिसने मेरा साथ छोड़ दिया मैं उसको फिर क्या करूं बताओ। आप गुरुजी के साथ चलो, जो गुरुजी कह रहे हैं वो करो। जितने भी आप टॉपर्स की कहानियां सुनते हो ना, वो एक ही बात करते हैं, हम लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो किया है हमारे गुरुजी को। जेई की जर्नी बहुत, मैं ये कह रहा हूं कि आसान नहीं है, टफ, बहुत टफ है, ऐसा भी नहीं है, पर है, मजा आएगा। मतलब आपको जब जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी मिल जाएगी, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 2 महीने की 1 महीने की खुशियां हैं। बट जब आप 4 साल बैठ के कॉलेज में याद करोगे ना, वो याद ये 2 साल की जर्नी करोगे या 3 साल की, जो ड्रॉप वाले स्टूडेंट होंगे, कि यार हमने किस तरह से मेहनत की है। ये रगड़ेगा, अच्छा एग्जाम है, बढ़िया एग्जाम है, रगड़ेगा, अच्छे खासे लेवल पे रगड़ेगा। तो आपको भी मेंटली उसी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया in 1000 gram of water is 1.15 gram per ml. The molarity of this solution. देखो अगेन, अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, है ना, तो आप लोग ये मत सोचना गुरुजी पहला क्वेश्चन आसान था फिर ऐसा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पर वो क्या कह रहा है, 120 ग्राम, मैं आपको कहानी समझा देता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, उसमें बोलता है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है ना, दैट इज गिवन एज 1.15। भाई डेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज सबको पता है ग्राम पर एमएल। भाई मास बाय वॉल्यूम ही तो होगा, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, तो ग्राम पर एमएल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन में गिवन है और उसने ये बोला है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ कब, जब 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 60 यूनिट,
इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये कहानी है। यानी ऑब्वियस सी बात है, दो ही कंपोनेंट है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। बाइनरी सॉल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो इधर मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी बोलो भाई, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोल्स। कैसे? गिवन मास 120 बाय मोलर मास 60, ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ नीचे इंपॉर्टेंट चीज, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहां है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? कहां है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, मत देखो, निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डेंसिटी क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया मास बाय वॉल्यूम, यही है। जब वो ये कह रहा है डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो ऑब्वियस सी बात है मास बाय वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन का ही होगा। यस और नो? क्या यहां से फील आया कि मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? यस बेटा, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं टर्म्स को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। गुरुजी देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्राम पर एमएल में, कोई डाउट नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ग्राम में रखते हैं तो पक्की बात है वॉल्यूम हमारा एमएल में आएगा, और अगर वॉल्यूम एमएल में आएगा तो फॉर्मूले में हम यहां पर 1000 करते थे, याद कर लो। अब पूरी कहानी बसती है यहां पर, बस ये रख दो सर, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो हम कर ले जाएंगे। बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कहां से लाओगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखो, अब मैंने लिखा था ना सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर 1000 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, आपको मिलेगा ये 1120 ग्राम। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1.15 ग्राम पर एमएल। बेटा कुछ नहीं करना, रख दो उठा के, लो 1120 डिवाइड बाई 1.15। जब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, देखो ये PYQ है, कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसीलिए आप इसको इजीली, मतलब ये भाई किया हुआ क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी जनरली पता होता है। आप ऐसे चेक कर लेना, आपको इसका आंसर यही दिखेगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं ये हुआ, ये आना चाहिए इसका आंसर, बट आप एक बार अपने लेवल पे भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। कैलकुलेटर से नहीं करनी है, वहां जेई कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, अपने लेवल पे कर लेना कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से तो हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि है ना समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको होमवर्क लिख लो आप लोग, ठीक है? इसको आप होमवर्क लिखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बढ़िया है। अगेन मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा चीज बदल दी। बोलता है कि ग्लूकोज का कितना अमाउंट, ग्लूकोज का कितना अमाउंट डालें किसमें? 500 ml पानी में, जो सॉल्यूशन बने उसकी मोलैरिटी 2 हो जाए और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे, है ना? दिमाग लगाना है। क्या? कितना ग्लूकोज डालें पानी में 500 ml में कि जो सॉल्यूशन बने उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर हो और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml हो। आसान है, सोच पाओगे, हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। मेन चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज है, मजा तो ठीक है एक साइड में रख सकते हो, बट आपको आपके लिए सीरियस होना पड़ेगा। सक्सेस जो है या जेई की जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऐसे नहीं आएगी। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एक बार गूगल पे जाके सर्च करना जेई एडवांस रैंकिंग, और उसके बाद कल मेरे पास वापस आना, आपको फील आ जाएगा कि आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर लो। और जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी करो ना, उसकी तैयारी भी फिर उसी लेवल की होनी चाहिए। मैं खड़ा हूं आपके लिए, कमिटमेंट है आपके साथ। आप लोगों को कंप्लीट में यही सब कुछ यही मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, पर आपको जुड़े रहना है, मेहनत करनी है। डीपीपीस, पेपर, टेस्ट सीरीज, जो भी चाहिए एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। बट और हाँ, कमेंट में आपके कोई भी डाउट होंगे आप कमेंट में लिखिए, बिल्कुल लिखिए। मैं आपको आपके नंबर, अभी हम लोग ना एक वीडियो और लेकर आएंगे जहां मैं अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करूंगा, है ना? हम लोग सब लोग एक टीम के साथ आपके सामने आएंगे, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं आप लोगों को, कौन कौन से टीचर हैं, अल्फा टीचर कहाँ हैं जिनकी आप बातें कर रहे हो गुरुजी, है ना? तो वो अल्फा टीचर से मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को, और क्या उन्होंने अचीव करवाया है, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आईआईटीज में दिए हैं, आईआईटी बॉम्बे में कौन कौन बच्चा उनका पढ़ रहा है, या
पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे गए है ना, डिफरेंट आईआईटीज एनआईटीज में बच्चे गए हुए, सबकी बात करेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब साइड में घूमती रहेगी, मेन फोकस जो है ना वो आपका है, और वो है लेक्चर को कंटिन्यू मतलब ध्यान से सुनना, फोकस होके सुनना, ठीक है। तो एक बात थी जो मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, आपको कहना चाह रहा था, और वो बात है थैंक यू, ठीक है। बहुत टाइम से सोच रहा था आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलूं, और ये मैंने बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। बेटा ये लास्ट थैंक यू नहीं है, रोज बोलूंगा जब जब आप लेक्चर में आओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डेली नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो मेरी लाइक करना, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।